जय हिंद दोस्तों। 2 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण को जीता है केरल को हराकर, यानी पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। इस प्रकार से बंगाल की टीम ने 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है, यानी कि बंगाल की टीम अब तक 33 बार संतोष ट्रॉफी को जीत चुकी है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का जो संस्करण आयोजित किया गया था, इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जीएमसी बाल योगी स्टेडियम कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम बंगाल की टीम है और पश्चिम बंगाल ने आखिरी बार जो संतोष ट्रॉफी जीती थी वो 16-17 में जीती थी और अब 2024-25 में जीती है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी 2024-25 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो विजेता तो रहा है पश्चिम बंगाल, इसको 5 लाख रुपए और संतोष ट्रॉफी प्रदान की गई है। उप विजेता रहा है केरल, तो इसको 3 लाख रुपए और कमला गुप्ता ट्रॉफी प्रदान की गई है। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रहे हैं रोबी हंसदा, जो कि पश्चिम बंगाल की टीम के थे, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भी कौन रहे हैं? रोबी हंसदा, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है और यह एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 41-42 में हुआ था और दिल्ली को हरा करके बंगाल ने पहला खिताब ही जीता था। पश्चिम बंगाल 33 खिताबों के साथ इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है। चलिए अब फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो डूरंड कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को हराकर जीता है। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता है। चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 को रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है। ला लीगा 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट को रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है और इंडियन सुपर लीग 2024 को मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हरा करके जीता है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है रियल मैड्रिड की, तो यह स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है, इस बात को भी आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, यानी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको जनवरी से और दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाव थराद नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा? तो वाव थराद नामक एक नया जिला बनने जा रहा है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में नए जिले को बनाने के लेकर के सरकार ने फैसला किया है। तो जो गुजरात का बनासकांठा जिला है उसको विभाजित करके वाव थराद नामक एक नया जिला बनाया जाएगा। यह गुजरात का 34वां जिला होगा और इसका हेडक्वार्टर होगा थराद में। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। गुजरात की बात हुई है तो दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी इसकी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पर आप गुजरात की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क भी आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका अनावरण किया है चाइना ने, यानी चाइना के द्वारा अभी हाल ही में सबसे तेज ट्रेन का अनावरण किया है और इस ट्रेन का क्या नाम है? CR 450। तो यह दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन हो जाएगी। इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 450 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, चीन में वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, इस बात को भी आप नोट कर लें।
दोस्तों अब हम रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन है? चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि 359 मीटर ऊंचा है और ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? बेंगलुरु में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता में। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? जर्मनी में। एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? चाइना में। और भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन है? सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? 1 जनवरी 2025 से। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत की है। इस योजना में देश के सभी लोगों को प्रमुख प्रकाशकों की शोध ई पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत देश के सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों की एक ही मंच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी। यानी दोस्तों इस योजना के माध्यम से एक ही जगह सभी रिसर्च पत्रिकाएं मिल जाएंगी। यानी जो रिसर्च से संबंधित पत्रिकाएं होती हैं वो एक ही माध्यम में एक ही जगह मिल जाएंगी। तो इसके लिए सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए 3 सालों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। हाल ही में शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा के पानीपत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दलित परिवार के बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने के खर्च के लिए दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महतारी बंधन योजना शुरू की गई है। कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए असम में निजुत मोइना योजना शुरू की गई है। तो ये योजनाएं भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने। तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। और इसको जारी किसने किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल पुनर्भरण में 2017 से 2024 के बीच की अवधि में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। अब ये भूजल पुनर्भरण क्या होता है? तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जब मिट्टी के माध्यम से जल नीचे जाता है तो इसे हम भूजल पुनर्भरण कहते हैं। तो इसमें वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा यमन। तो दोस्तों केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली एक नर्स हैं जिनका नाम है निमिषा प्रिया और वो यमन में रहती थी। तो यमन में रहते हुए उन पर एक आरोप लगा कि उन्होंने एक यमन के नागरिक की हत्या की है। ठीक है, और इसी मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। दोस्तों निमिषा को यमन से भागने की कोशिश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद निचली अदालत ने निमिषा प्रिया को 2020 में मौत की सजा सुनाई थी। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि यमन के सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस सजा को बरकरार रखा था। और फिर अब यमन के जो राष्ट्रपति हैं रसद अल अलीमी, उन्होंने भी निमिषा प्रिया की मौत की सजा को कथित तौर पर मंजूरी दे दी है। यानी कि उनको मौत की सजा का जो प्रावधान था उसको बरकरार रखा है। अब इस मामले में भारत सरकार ने एक्शन लिया है और भारत सरकार निमिषा प्रिया की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। बात हुई है यहाँ पर यमन की। तो यमन की राजधानी क्या है? सना। करेंसी है यमनी रियाल। राष्ट्रपति हैं रसद अल अलीमी। और दोस्तों यह मध्य पूर्व एशिया का एक देश है। यहाँ पर आप यमन को देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क
सर्टिफिकेट किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सेल को। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट किसने प्रदान किया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने। तो दोस्तों इस इंस्टीट्यूट का मानना ये है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यह एक ऐसा संस्थान है जहां पर जो वर्कर होते हैं उनके लिए एक उचित स्थान है, यानी यहाँ पर सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं और वो संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह उन कंपनियों को मान्यता देता है जो असाधारण कर्मचारी अनुभव प्रदान करती हैं, यानी कि जहां पर कर्मचारियों के लिए अच्छा माहौल होता है उसी को इसके द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यानी सेल की। तो इसका काम होता है इस्पात का उत्पादन करना, यानी स्टील का उत्पादन करना। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अमरेंदु प्रकाश इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यानी कि आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितनी दर से बढ़ेगी? आंसर हो जाएगा 6.6% की दर से। तो दोस्तों आरबीआई ने ये कहा है कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.6% की दर से बढ़ेगी, यानी कि इसी दर से जीडीपी आगे बढ़ेगी 2025 में। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनमें कमी आएगी और खरीफ की फसल में बढ़ोतरी होगी। तो इसके कारण जो खाद्यान्न है यानी कि जो फूड है उसकी कीमतों में कमी आ सकती है। बात हुई है यहाँ पर आरबीआई की। तो आरबीआई को स्थापित किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, यानी कि पहले आरबीआई का कार्यालय कहाँ हुआ करता था? कोलकाता में, फिर मुंबई आया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान में और 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर है स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई की सुधा बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है। अब यहाँ पर बात हुई है विदेशी मुद्रा भंडार की। तो किसी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा भंडार बोला जाता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई में जो विदेशी मुद्रा रखी हुई है उसी को बोला जाता है विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, तो भारत इस मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और पहले स्थान पर चाइना है। इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच रही है। भारत 2024 में कच्चे इस्पात के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम जानते हैं दुनिया के वो टॉप 5 देश जिनके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर है जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर इंडिया और 5वें स्थान पर रसिया है। इसके अलावा अगर हम टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, फिर दूसरे स्थान पर चाइना की, तीसरे पर जर्मनी की, चौथे पर जापान की और 5वें स्थान पर किसकी अर्थव्यवस्था है? इंडिया की। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो छाया एमबी ने अभी हाल ही में स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। तो बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी स्कूल की 13 वर्ष की छात्रा हैं छाया एमबी। तो उन्होंने अभी हाल ही में एसबीआई लाइफ स्पेल बी सीजन 14 को जीता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप नोट कर लें। जो स्पेल बी नामक प्रतियोगिता होती है इसमें छात्रों की स्पेलिंग स्किल का परीक्षण किया जाता है, यानी कि इस प्रतियोगिता में जो छात्र होते हैं उनकी स्पेलिंग स्किल का परीक्षण किया जाता है, यानी कि सही वर्तनी और सही शब्द लिखने होते हैं इस प्रतियोगिता में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं।
तो सूर्यबाला के उपन्यास ने 34वां व्यास सम्मान 2024 अभी हाल ही में जीता है। साजी एन करुण को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 2024 में लोकप्रिय टीवी अभिनेता कौन बने हैं? हर्षद चोपड़ा। और स्कॉटिश कलाकार हैं जसलीन कौर, तो उन्हें 2024 का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है। मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में करीना कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और PM मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। दोस्तों, अब हम आज के दिवस को डिस्कस करेंगे। तो 2 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा विश्व अंतर्मुखी दिवस, यानी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। तो यह दिवस उन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है या उन लोगों की पहचान करने के लिए मनाया जाता है जो अंतर्मुखी होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो थोड़े से शर्मीले होते हैं लेकिन बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? बितुल कुमार बने हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन या स्पेसडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसरो। भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कन्याकुमारी में। इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन कौन बने हैं? हेमंत मुदप्पा। भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना किस वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुई है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में। तामू लोसार महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? नेपाल में। राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए हैं? 9 जिले और 3 संभाग। DBS बैंक इंडिया के CEO कौन बने हैं? रजत वर्मा बने हैं। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बॉटनी की प्रमुख शाखाएं डिस्कस करेंगे, जैसे एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन और इसका पालन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। पिडोलॉजी में मृदा का संबंध अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वन्य वृक्षों एवं उनके उत्पादों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी ब्रांचेस आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। नागोजी ओकोंजो इबेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी है? विश्व व्यापार संगठन। घरचोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है या किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। मिशन अरुण हिमबीर किस राज्य में शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इफ्फी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? टॉक्सिक को। नागालैंड का 62वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सांची में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में भारत को किस वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2025-26 के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? जय शाह ने। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर भारत और नेपाल बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको मैथ का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा जो कि RRB, NTPC, SSC, CGL, व्यापम इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी मैथ्स फाउंडेशन बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी, PDF मिल जाएंगे आपको और इसकी वैलिडिटी होगी 12 महीने की। इसके अलावा आपको GK GS का फाउंडेशन बैच यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा SSC फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच है और व्यापम का जो फाउंडेशन बैच है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा सभी विषयों के फाउंडेशन बैच आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट पास भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।
अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, सना किस देश की राजधानी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। तो 1 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट के विजेता कौन कौन है, यानी टॉप 10 कौन है? आदित्य प्रजापति, ललिता, नेहा सिंह, सुकन्या कुमारी, रजत, रमेश और प्रदीप, प्रिया, सुयांश और अंकिता कुमारी। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों 1 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स की टॉप 10। आप भी टेस्ट दे सकते हैं, आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।